सत्ता के गलियारों में एक भूत छोड़ दिया गया है। सब ऊहा-पोह में है। अब क्या होगा? कुछ लोग बेचैन हैं, कुछ लोग खुशी से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। हाँ, अब कुछ होगा बराबरी। हम एक मेहरी रखते हैं और वो सब चार। वो बड़ा इश्कबाज है। हम तो 1955 से मजबूर हो गए, नहीं तो हम भी मेहरी रखने में अनलिमिटेड थे। आखिर क्या दिक्कत है? कोई अफसोस है या जलन है? भाई बात तो दोनों की है, क्योंकि हमको 1955 में एक ही पत्नी रखने को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कह दिया गया, और तुम अभी भी 4 पत्नी रख सकते हो? पगलाए हो का? हम भी तो एक ही शादी किए हैं। हाँ हाँ, लेकिन 4 कर तो सकते हो। आजकल कौन 4 शादी करता है भाई? ये तो हमारा स्पेशल नियम आज से 1300 वर्ष पहले पैगंबर साहब बना दिए थे, जो कोई भी मुस्लिम 4 शादी से ज़्यादा नहीं कर सकता है। लेकिन तुमको तो आज से मात्र 70 साल पहले तक अनलिमिटेड स्त्री से शादी करने का नियम था। वही ना दिक्कत है। हमको एक ही स्त्री पर रोक दिया गया, लेकिन तुझे अभी भी 4 नियम है। बड़ा अच्छा होता यदि तुम भी 4 के बदले यदि एक ही स्त्री रखते। कम से कम बराबरी का तो होता, अच्छा लगता। हे ये मेरा शरीयत का नियम है, लेकिन वो स्पेशल नियम है। यदि कोई भी स्त्री मजबूर है, विधवा है, उसके पति युद्ध में मारा गया हो, तब ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसको सम्मान का जीवन मिल सके। क्योंकि समाज में एक विधवा की स्थिति क्या होती है, उसकी दशा क्या होती है, जानते ही हो। कुछ भी हो, पर तुम 4 शादी तो कर लेते हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तुम ही देख लो कितने हैं आज के समय में जो 4 शादी करते हैं। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हम यदि एक स्त्री रखते हैं तो तुम भी एक ही स्त्री के नियम पालन करो। हम सभी को अच्छा लगेगा। यही ओछी बतकही डिबेट, जिसमें एक ज़्यादा पत्नी रखने से का बू आ रही है, ये हमारे समाज के गलियारों में चलते हैं मेरे दोस्तों। बहरहाल, मैं रामकरण, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गहरी मंथन बातचीत करेंगे। हालांकि बहुत ही गहरी और बिल्कुल शुरू से समझना है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर का जो क्लास है यूट्यूब पर ही है, वो तकरीबन 8 घंटे की है। ऑलरेडी यूट्यूब पर है, वो 2 पार्ट में है। उसको आप लोग देखें, बिल्कुल शुरू से है। हालांकि मैं इस वीडियो में यहाँ सारांश के रूप में रखने का प्रयास करूँगा। शॉर्ट में बेसिक कवर होगी। सबसे ज़्यादा समान नागरिक संहिता में औरतों के अधिकार को लेकर बातचीत होती है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों में आखिर कभी ये क्यों नहीं सोचते कि वुमेन राइट्स भी कोई चीज़ है, उसको भी तो फंडामेंटल राइट्स है। क्या स्त्री का अधिकार बस यही है कि उसे कोई पुरुष रखे, जब चाहे छोड़ दे? क्या स्त्री सिर्फ चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन है, दासी मात्र है? क्या उसके जीवन का कोई गरिमा नहीं? क्या उसके मन और हृदय की कोई लालसा और अभिलाषा नहीं? क्या उसके सुख दुख का कोई महत्व नहीं? क्या वो पुरुषों के दासी बनकर सारी जीवन खपा दे? क्या यही उसकी प्रारब्ध है? आखिर क्यों मेरे दोस्तों? क्या वो इस समाज के पुरुषों के बराबर की हकदार नहीं? आखिर क्यों ऐसा होता है कि हमारे समाज में मर्दों की सारी भड़ास, गुस्सा, क्रोध, कामाग्नि, इन सभी का शिकार सिर्फ स्त्री को बना दी जाती है? कई कहते हैं कि स्त्री पुरुष तो बायोलॉजिकली ही अलग है, भगवान ने ही बनाए हैं अलग। फिर सब चीज कैसे समान होगी? माना कि प्राकृतिक रूप में यानी बायोलॉजिकल रूप में वो मर्दों से अलग है, लेकिन वो सोशली और इकोनॉमिकली पैमानों पर मर्दों के बिल्कुल समान है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी प्रकार के समानता लाने का एक हथकंडा है, और विशेषकर स्त्रियों के अधिकार से संबंधित है। बीजेपी जो 2014 में जब आई तो उसके मैनिफेस्टो में बहुत पहले से ये 3 मुद्दा शामिल है। पहला 370, दूसरा राम मंदिर, और तीसरा इन्फोर्समेंट ऑफ यूसीसी, which is a part of DPSP. Article 44 describes about the Uniform Civil Code. Why hasn't it been implemented yet? Why our leader didn't pay attention upon Uniform Civil Code yet? Whereas the P.T. Nehru and Ambedkar had wanted to place it as a fundamental rights during the making our constitution. However, it is a part of DPSP, but why couldn't be a part of fundamental rights so that one can go to court for these rights? इन सभी पहलुओं पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। आप यदि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं या मास्टर डिग्री धारी हैं, तो अपने पेट के बेल्ट कस लें, खड़ग हाथ में उठा लें, क्योंकि मेरा जबान बेबाक
और मेरे मुख से निकले शब्द तीखे बाण के समान बरसेंगे। आज का मेरा ये वीडियो, मेरा थॉट ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये तीनों के आर्टिकल का समरी है, जो निश्चित रूप से आपको एक अलग पर्सपेक्टिव प्रदान करेगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का भूत क्या है। ये भूत सबको परेशान किए हुए है। क्या है ये भूत? भाई साधारण रूप में आप ये समझें कि ये एक नागरिक के लिए एक समान का रूल्स है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म कॉमन नहीं, यूनिफॉर्म यानी एक समान के साथ एक समान रूल, डिफरेंट के साथ डिफरेंट रूल, जो बुनियादी तौर पर सबके लिए समान हो। सिविल मतलब सिटीजन्स यानी कोड, और कोड मतलब कि रूल्स। समान नागरिक संहिता एक सामाजिक मामलों से संबंधित लॉ है जो सभी पंथ के लोगों के लिए मैरिज, डिवोर्स, एलुमनी, मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण, इनहेरिटेंस यानी कि विरासत, चाइल्ड एडॉप्शन यानी कि बच्चा गोद लेने आदि के समान रूप से लागू होता है। अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। यह किसी भी पंथ जाति के सभी पर्सनल लॉ से ऊपर होता है। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के जितने भी पर्सनल लॉज हैं वो सभी रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स द्वारा शामिल होते हैं। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कंट्रोवर्शियल प्रोमिसेस में से एक है। यह भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और शरिया धार्मिक रीति रिवाजों की रक्षा में भारत की राजनीतिक वामपंथी मुस्लिम समूहों और अन्य रूढ़िवादी धार्मिक समूहों और संप्रदायों द्वारा विवादित बना हुआ है। अभी व्यक्तिगत कानून सार्वजनिक कानून से अलग अलग है। वहीं भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 to 28 भारतीय नागरिकों को रिलीजियस फ्रीडम की गारंटी देता है। धार्मिक समूहों को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। संविधान का अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44 भारतीय राज्य से अपेक्षा करता है कि वह राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय सभी भारतीय नागरिकों के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व समान कानून को लागू करेगा। अब यहां टकराहट फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है। संविधान के ये दो भाग अपने में ही एक दूसरे पर तलवार ताने खड़ी है। यदि हम यूसीसी के इतिहास पर गौर करें तो हम पाते हैं कि ये व्यक्तिगत कानून पहली बार ब्रिटिश राज के दौरान मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम नागरिकों के लिए बनाए गए थे। अंग्रेजों को यहाँ नेताओं के विरोध का डर था, इसलिए वो इन घरेलू क्षेत्रों में आगे हस्तक्षेप करने से बचते थे। कौन दूसरे के संकट अपने सर पर ले। भारतीय राज्य गोवा, जो उस समय पुर्तगाल के औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत होने के कारण ब्रिटिश भारत से अलग था, वहां एक समान पारिवारिक कानून को अभी तक बरकरार रखा गया है, जिसे गोवा नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है। और इस प्रकार यह आज तक समान नागरिक संहिता वाला भारत का एकमात्र राज्य है जिसे गोवा कहते हैं। हालांकि एंशिएंट इंडिया में इसे वेद और स्मृति से संचालित किया जाता रहा है, जहां आधार मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति को माना गया था। भारत की आज़ादी के बाद हिंदू कोड बिल पेश किया गया, जिसने बौद्ध, हिंदू, जैन, सिख जैसे भारतीय धर्मों के विभिन्न समुदायों में बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया, वो उनमें सुधार भी किया। लेकिन इसने ईसाइयों, यहूदियों, मुसलमानों और पारसियों को छूट दी, जिन्हें हिंदुओं से अलग समुदाय के रूप में पहचाना गया। लेकिन यदि ये अभी भी बनता है तो सभी के लिए समान बनाने का प्रयास होगा, जो बुनियादी उसूलों का उल्लंघन ना हो। इस प्रक्रिया की शुरुआत 1882 ईस्वी के हेस्टिंग योजना से शुरू हुई और अंत शरीयत कानून के लागू होने से शुरू हुआ। हालांकि समान नागरिक कानून उस वक्त कमजोर पड़ने लगा जब तथाकथित सेकुलरों ने मुस्लिम तलाक और विवाह कानून को लागू कर दिया। 1929 में जमीयत अल उलेमा ने बाल विवाह रोकने पर मुसलमानों को सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स में शामिल होने की अपील की। इस बड़े अवज्ञा आंदोलन का अंत उस समझौते के बाद हुआ जिसके तहत मुस्लिम जजों को मुस्लिम शादियों को तोड़ने की अनुमति दी गई। विश्व के अधिकतर आधुनिक देशों में ऐसे कानून लागू हैं
जैसे कि अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बगल में बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट जैसे कई देश हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू किया है। भारत में यूसीसी लागू नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है, बल्कि भारत में अधिकतर पर्सनल लॉ रिलीजन के आधार पर तय किए गए हैं। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध के लिए एक व्यक्तिगत कानून है, जबकि मुसलमान और ईसाइयों के लिए अपने अपने कानून हैं। मुसलमानों का कानून शरीयत पर आधारित है। अन्य धार्मिक समुदायों का कानून भारतीय संसद के कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित है। जहां एक ओर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का दावा है कि 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद महिलाओं का शोषण और बढ़ गया है, वहीं मोदी गवर्नमेंट सरकार का तर्क है कि समान नागरिक संहिता का मकसद देश में मौजूद सभी नागरिकों के पर्सनल लॉ को एक समान बनाना है, जो बिना किसी धार्मिक, लैंगिक या जातीय भेदभाव के लागू होगा। कई मुस्लिम नेताओं का कहना है कि सरकार ने यूसीसी का मुद्दा मुसलमानों को टारगेट करने के लिए उठाया है। लेकिन क्या समान नागरिक संहिता का असर सिर्फ मुसलमानों पर ही पड़ेगा? क्या यह हकीकत है? क्या यह सही बात है? कभी इसका मूल्यांकन हुआ है? भारत में अभी शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने के मामलों में विभिन्न समुदायों में उनके धर्म, आस्था, विश्वास पर आधारित अलग अलग कानून हैं। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद भारत में किसी धर्म, लिंग, लैंगिक झुकाव की परवाह किए बगैर सब पर इकलौता कानून लागू होगा। प्रधानमंत्री ने देश में समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए कहा कि एक ही परिवार में 2 लोगों के अलग अलग नियम नहीं हो सकते। ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारता है, कहता है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। लेकिन भाजपा सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है। ये कहना है श्री नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जो ट्रिपल तलाक की वकालत करते हैं वे वोट बैंक के भूखे हैं, मुस्लिम बेटियों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक न सिर्फ महिलाओं का चिंता का विषय है, बल्कि यह समूचे परिवार को नष्ट कर देता है। उन्होंने कहा, श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब किसी महिला को जिसका निकाह बहुत उम्मीदों के साथ किसी शख्स से किया गया था, ट्रिपल तलाक देकर वापस भेज दिया जाता है। कुछ लोग मुस्लिम बेटियों के सिर पर ट्रिपल तलाक का फंदा लटकाए रखना चाहते हैं ताकि उनका शोषण करते रहने की आजादी मिल सके। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समान नागरिक संहिता की नहीं बल्कि हिंदू नागरिक संहिता का बात कर रहे हैं। शाहरुख आलम भी ये मानती है कि हिंदू पर्सनल लॉ में काफी सुधार हुए हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में कभी नहीं हुआ। मसलन साल 2005 के बाद से हिंदू कानून के तहत बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में हक मिला, राइट। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू पर्सनल लॉ को समान नागरिक संहिता के लिए मानक माना जा सकता है? दिस इज इंपोर्टेंस। पर इस पर शाहरुख आलम कहती है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप अपने पति से तभी तलाक ले सकते हैं जब आपकी शादी में कोई दिक्कत हो। बिना दिक्कत वाली शादी से बाहर निकलने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। या तो आपसी सहमति से हो या फिर आप कोई समस्या दिखाइए। मजबूरन लोगों को कई झूठे आरोप लगाने पड़ते हैं। बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही सरसू थॉमस यूसीसी से हिंदुओं को होने वाले नुकसान को गिनाती है। वो कहती है कि यूसीसी आने से हिंदू अविभाजित परिवार यानी कि HUF खत्म हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने भी HUF पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। ओवैसी ने पूछा है कि क्या यूसीसी आने पर हिंदू अविभाजित परिवार को खत्म किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि क्या इससे देश को हर साल
3,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान झेलना पड़ रहा है। आखिर ये है तो बैरिस्टर, दिमाग तो लगा ही सकते हैं। आगे सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुसलमान दृष्टिकोण से क्यों सोचती है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, उसके नियम रूढ़ी परंपरा के हिसाब से है, वो उसी से चलते हैं। अब आप यदि समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे तो हमारे आदिवासी की रूढ़ी परंपरा का क्या होगा। झारखंड के भी 30 से अधिक आदिवासी संगठनों ने यह निर्णय लिया है कि वो विधिक आयोग के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड के विचार का वापस लेने की मांग रखेंगे। इन आदिवासी संगठनों का मानना है कि यूसीसी के कारण ही आदिवासियों की पहचान खतरे में पड़ जाएगी। तो ये है कंट्रोवर्शियल टॉपिक। विधि आयोग ने पहले ही आम लोगों और धार्मिक संगठनों से यूसीसी पर राय मांगी थी। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि आदिवासियों का अपनी जमीन से गहरा जुड़ाव होता है। आगे उन्होंने कहा कि हमें डर है कि यूसीसी की वजह से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जैसे 2 आदिवासी कानून प्रभावित होंगे। ये दोनों कानून आदिवासियों की जमीन को सुरक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि हमारे पारंपरिक कानूनों के तहत महिलाओं को शादी के बाद माता पिता के पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता। यूसीसी लागू होने पर यह कानून कमजोर पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आदिवासियों के बीच शादी, तलाक सहित कई अन्य पारंपरिक कानून प्रचलित है। सरसू थॉमस बताती है कि आदिवासियों के पर्सनल कानूनों का तो अभी तक दस्तावेजीकरण भी नहीं किया गया है। ऐसे में यह भी नहीं बताया जा सकता कि उनके जमीनों पर क्या असर पड़ेगा, उनकी संपत्ति का क्या होगा। कुछ लोगों की तो अपनी नहीं बल्कि सामुदायिक संपत्ति है, जो इस स्थिति में क्या होगा। यूसीसी सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, खास तौर पर नागालैंड और मिजोरम में भी विरोध होगा। साल 2011 की जनगणना के अनुसार यदि नागालैंड में हम देखें तो 86.46% और मेघालय में 86.15%, त्रिपुरा में 31.76% आबादी अनुसूचित जनजाति है। ये आंकड़े अपने आप में पूर्वोत्तर के इन राज्यों में आदिवासी आबादी की अहमियत को दिखाती हैं। मेघालय में आदिवासी परिषद ने यूसीसी को लागू किए जाने के विरोध में पास किया प्रस्ताव कि द हिंदू एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव को पेश करते हुए खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने माना कि यूसीसी ने खासी समुदाय को रिवाज, परंपरा, मान्यताओं, विरासत और शादी, धार्मिक मामलों से जुड़ी आजादी पर असर पड़ेगा। खासी समुदाय मात्र सत्तात्मक नियमों पर चलता है। इस समुदाय में परिवार की सबसे छोटी बेटी को संपत्ति का संरक्षक माना जाता है और बच्चों के नाम के साथ मां का उपनाम लगता है। इस समुदाय को संविधान की 6ठी अनुसूची में विशेष अधिकार मिले हुए हैं। दूसरे जगहों के मुकाबले यहां के नियम भी डिफरेंट है। आखिर यहां कैसे यूसीसी लागू होगा। इसके अलावा नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल यानी कि एनबीसीसी और नागालैंड ट्राइबल काउंसिल यानी कि एनटीसी ने भी यूसीसी को लेकर चिंता जताई है। इनका कहना है कि यूसीसी लागू होने से अल्पसंख्यकों के सामने धर्म का पालन करने के लिए मौलिक अधिकार का हनन होगा। पीएम मोदी जी की ओर से सभी समुदायों के लिए एक जैसे कानून की वकालत किए जाने के कुछ घंटों के बाद ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी के खिलाफ दस्तावेज पर चर्चा की है। भारत एक ऐसा देश है जहां कई धर्मों और संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। इसलिए यूसीसी न केवल मुसलमानों को प्रभावित करेगा बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी और अन्य छोटे अल्पसंख्यक वर्ग भी इससे प्रभावित होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक गैर सरकारी संगठन है जो पर्सनल लॉ के मामले में मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। राइट। स्वतंत्रता के बाद विभाजन की पृष्ठभूमि के विरुद्ध नतीजे के तौर पर सांप्रदायिक वैमनस्यता और
व्यक्तिगत कानूनों को हटाने के प्रतिरोध में यूसीसी को एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में समायोजित किया गया। हालांकि संविधान के लेखकों ने संसद में एक हिंदू कोड बिल लाने का प्रयास किया जिसमें महिलाओं ने उत्तराधिकार के समान अधिकार जैसे प्रगतिशील उपाय भी शामिल थे, लेकिन दुर्भाग्य से इसे हकीकत में नहीं बदला जा सका। 5 सितंबर 2005 को जब हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 भारत के राष्ट्रपति की सहमति से पारित हुआ, तब कहीं जाकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संपत्ति के अधिकारों के बारे में भेदभाव पूर्ण प्रावधान हटाया जा सका। इस संदर्भ में न्यायिक दृष्टिकोण से सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में देश में एक यूसीसी होने के महत्व पर जोर दिया है, जिसका विश्लेषण करने की आज भी जरूरत है। शाहबानो बेगम मामले से लेकर हाल ही में सायरा बानो बनाम भारत संघ के मामलों में जिसने तलाक के बिद्दत 3 तलाक की प्रथा वैधता पर सवाल उठाए, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। शुरुआत मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो के पति द्वारा उसके खिलाफ तलाक की घोषणा करने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत रख रखाव के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया। इस मामले पर फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ ने कहा कि संसद को एक सामान्य नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, क्योंकि यह एक साधन है जो कानून के समक्ष राष्ट्रीय सद्भाव और समानता की सुविधा प्रदान करता है। इसके बावजूद सरकार ने इस मुद्दे के समाधान में अपनी सक्रियता नहीं दिखाई और 1986 में तलाक पर मुस्लिम महिला अधिकारों के संरक्षण अधिनियम ले आई। अगले दशक तक इस मुद्दे पर चुप्पी छाई रही, लेकिन फिर सरला मुदगल, कल्याणी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य का मामला जब सामने आया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यूसीसी को एक हिंदू मॉडल के रूप में देश की रक्षा और राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने के लिए इसे अमल में लाने का आग्रह किया। इसी तरह लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड एनबीसी बनाम द स्टेट, जिसको कि एनसीटी ऑफ दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, के मामलों पर भी निपटारा किया गया। पूर्व के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराधिकारी के संदर्भ में यूसीसी के महत्व पर जोर दिया और बाद में मामले में यह माना गया कि गार्जियन एंड वुड्स एक्ट 1890 के तहत ईसाई धर्म की सिंगल मदर बच्चे के कुदरती बाप की सहमति के बिना भी अपने बच्चे की एकमात्र गार्जियनशिप के लिए आवेदन कर सकती है। इस संदर्भ में अदालत ने समान नागरिक संहिता की कमी के चलते होने वाली समस्याओं की ओर इशारा किया। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, जो 2014 से सत्ता में है, ने अपने आम चुनावी घोषणा पत्र में कहा था। बीजेपी का मानना है कि जब तक भारत में एक समान नागरिक संहिता को नहीं अपनाया गया, तब तक देश में लैंगिक समानता नहीं आ सकती। यह देश की सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है और भाजपा एक समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो सर्वोत्तम परंपराओं पर आधारित है और उन्हें अक्षुण्ण समय के लिए आधुनिक पीरियड के साथ सामंजस्य स्थापित करने का मौका देती है। वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ है और हाल ही में वर्तमान सरकार ने विवाह के लिए बालिकाओं की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने जैसी उपाय किए हैं, जो लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। यह सोचने की जरूरत है कि यूसीसी लाकर महिलाओं सहित समाज के समग्र विकास को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 51A, F और 51AE के उद्देश्य को कैसे संतुलित किया जा सकता है, जो मूल्य निर्धारण के पहलुओं से संबंधित है और जो मिलीजुली संस्कृति और त्याग की समृद्ध विरासत को संरक्षित करता है और जो उन परंपराओं को खत्म करता है जो महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक है। तो मेरे दोस्तों, ये है आज का समान नागरिक संहिता पर विस्तार से चर्चा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। स्वागत है, आपका स्वागत है। अपनी राय जरूर दें। आप सभी ने हमें सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।